नमस्कार। नमस्कार डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने कल अपने क्लास देखी आंकड़े, स्रोत और संकलन, जो अपना ज्योग्राफी का पहला पार्ट है, उसकी एक क्लास देखी। लगभग 90% आपको विश्वास दिलाता हूं कि पहला क्वेश्चन वहीं से आ जाएगा। अगर कोई एग्जामिनर अगर आपको डीप पूछना चाहे तो आज की क्लास देखने के बाद ये लिख कर ले सकते हो आप लोग कि कोई भी एग्जामिनर हो, अगर आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन और एक दो जो इंटरव्यू के पूछेगा वो इससे बाहर चले जाए तो आप हमें जरूर बताना। आप प्रत्यक्ष तौर पर तो सभी नहीं बता सकते, लेकिन अपने स्कूल वाले तो जरूर बताना कि सर ये बाहर गए थे। हम कल देख रहे थे आंकड़ों का स्रोत और संकलन। इसमें हमने देखा कि आंकड़े क्या होते हैं, तो हमने बताया कि आंकड़े संख्या होती है जिनका सांख्यिकी में उपयोग होता है, और हमने कुछ नोट्स भी बनाए थे वो जो कल आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे। दूसरा हमने देखा, और आपको क्वेश्चन पूछ भी सकता है एग्जामिनर भी, आंकड़े क्या होते हैं, सीधा बता सकते हो कि संख्या होती है जिनका सांख्यिकी में उपयोग। दो चीजें याद रखनी है आंकड़ों में कि संख्या होती है जिनका सांख्यिकी में उपयोग होता है। दूसरा चीज अगर आपको वो पूछना चाहे तो पूछ सकता है कि आंकड़ों की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आप कह सकते हो कि आंकड़ों की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है कोई भी विषय उसको समझने के लिए, तुलना करने के लिए और निर्णय लेने के लिए। और तो फिर हमने 5-7 पॉइंट बताए, आप वो बता सकते हो। तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आंकड़े कितने प्रकार के हो सकते हैं, आंकड़ों की स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, आंकड़ों की विधियां कितने। 3 क्वेश्चन है, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, आंकड़ों के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं और आंकड़ों की विधियां कितने प्रकार की होती है। तीनों का एक ही उत्तर आएगा, 2 प्रकार के। इसमें हमने पढ़ा प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़ों में अब सीधी बात है कि प्राथमिक आंकड़े किन्हें कहते हैं, जो प्रथम बार व्यक्तिगत तौर पर जो पहली बार आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं वो प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। द्वितीयक आंकड़े वो होते हैं जो प्रकाशित और अप्रकाशित, है ना, कि द्वितीयक आंकड़े वो होते हैं जो प्रकाशित और अप्रकाशित स्रोतों से जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं वो द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। फिर प्राथमिक आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के बताए हमने। व्यक्तिगत, जिसमें जो आंकड़ा अनुसंधान करता होता है वो स्वयं जाता है, उस क्षेत्र का भ्रमण करता है और आंकड़े एकत्रित करता है। दूसरा होता है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि में हमको पता है कि आमने सामने बैठ करके परस्पर वार्तालाप करके हम आंकड़े एकत्रित करते हैं। तीसरी होती है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली में हम जिस भी विषय का और जिस भी क्षेत्र का हमें आंकड़ा एकत्रित करना है उसके बारे में हम एक प्रश्नावली तैयार करेंगे, उसके आगे संभावित उत्तर लिख दिए जाते हैं। और प्रश्नावली विधि दूरवर्ती क्षेत्रों में भेजी जा सकती है, जिससे वो जो सूचना दाता होता है उस प्रश्नावली को भरकर वापस लौटा देता है। एक होती है अनुसूची विधि। अनुसूची विधि में भी जांच पड़ताल होती है, वही प्रश्नावली की तरह होता है, लेकिन अनुसूची विधि में एक फर्क यह होता है कि अनुसूची विधि में जो उत्तर होते हैं वो प्रगणक के द्वारा सूचना दाता से पूछ करके लिखे जाते हैं। यानी एक अंतर बहुत मोटा मोटा कि अनुसूची में तो प्रगणक के द्वारा उत्तर सूचना दाता से पूछ करके लिखे जाते हैं, जबकि प्रश्नावली विधि में संभावित उत्तर दिए जाते हैं। और एक होती है अन्य विधियां, जिससे क्षेत्र भ्रमण हो सकता है आपका, वो फोटोग्राफी, वायु फोटो, वीडियोग्राफी वगैरह हो सकते हैं। द्वितीयक स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, जिन्हें प्रकाशित होता है, एक अप्रकाशित होता है। प्रकाशित स्रोतों में जिन्हें गवर्नमेंट प्रकाशित करती है या कोई निजी संस्था प्रकाशित कर सकती है। प्रकाशित का मतलब है हमें सर्वसुलभ होते हैं, देख सकते हो। इसमें सबसे बढ़िया उदाहरण आपका इंटरनेट का था। दूसरा अप्रकाशित स्रोत है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं या बहुत सारे विभाग है जो अपना डाटा प्रकाशित नहीं कर सकते, वो प्रकाशित स्रोत में आती है। और आज हम पढ़ेंगे, आज पूरी क्लास कर देंगे, लगभग 2 पेज अपने पास में। आज पहला जो टॉपिक होगा कि अपने पास आंकड़े आ गए हैं। आंकड़े होने के बाद हम अब इनका संग्रहण है, आंकड़ों का संग्रह है या जो होता है प्रस्तुतिकरण है। क्या होता है प्रस्तुतिकरण, किस प्रकार होता है कि भाई हमने किसी भी क्षेत्र का या किसी क्षेत्र में किसी विषय पर आंकड़े एकत्रित कर लिए, इकट्ठे कर लिए, कि मानो हमने कहीं की जनसंख्या, किसी क्षेत्र की जनसंख्या के आंकड़े इकट्ठे कर लिए। अब वो आंकड़े अपने पास में जो संग्रहित है उन आंकड़ों का हम प्रस्तुतिकरण किस प्रकार कर सकते हैं, कि किस प्रकार हम लोगों को बता सकते हैं कि हमारे पास ये आंकड़े हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, आंकड़ों का संग्रह सारणी रूप में होता है ना। संग्रह किस रूप में होता है, तो संग्रह सारणीय या सारणी रूप में हम इसका क्या करते हैं, संग्रह करते हैं डाटाओं को। जब हम डाटा संग्रह कर लेते हैं सारणी रूप में तो हम 3 प्रकार से इनका प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। पहला होता है निरपेक्ष, दूसरा होता है प्रतिशत के रूप में, जो अपने पास डाटा होते हैं उनको हम निरपेक्ष तरीके से कर सकते हैं प्रस्तुतिकरण। दूसरा प्रतिशत या इसे अनुपात हम बोलते हैं।
तो अनुपात के आधार पर, और एक तीसरा होता है संकेत सूची के संकेत के आधार पर, जिसे हम सूचकांक भी कह सकते हैं, है ना। तो ये तीन, बस जितने भी अपने पास डाटा होते हैं, किसी भी क्षेत्र का हमने भ्रमण किया या कहीं भी से हमने कुछ चीजें जुटाई, एकत्रित करी, उन एकत्रित का हमने सारणी बना ली। अब सारणी तीन प्रकार से हम उस सारणी में डाटा दे सकते हैं। पहला निरपेक्ष आधार पर दे सकते हैं, दूसरा प्रतिशत या अनुपात के आधार पर दे सकते हैं, और तीसरा संकेत सूची के आधार पर हम ये डाटा प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम पहला देखेंगे निरपेक्ष क्या होते हैं। पहला होता है निरपेक्ष आंकड़े, यानी जो आंकड़े होते हैं उन्हें हम निरपेक्ष तौर पर प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। तो जो निरपेक्ष आंकड़े होते हैं, निरपेक्ष आंकड़े वो आंकड़े होते हैं कि प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत पर, दो स्रोत अपने पास डाटा एकत्रित करने के, प्राथमिक और द्वितीयक, प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत, इन दोनों स्रोतों से अपने पास में जो भी डाटा थे, तो स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों को जब हम मूल रूप में मूल रूप में पूर्णांक की तरह प्रस्तुत करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो निरपेक्ष आंकड़े हो सकते हैं। इन्हें हम अपरिष्कृत बोल सकते हैं, या इन्हें हम कच्चे आंकड़े कह सकते हैं। कच्चे आंकड़े कहते हैं। पहला हो गया कि जो आंकड़े थे उनका पहला हम जो प्रस्तुतिकरण है वो निरपेक्ष तरीके से होता है, यानी दो स्रोत होते हैं अपने पास में, प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत। इन दोनों स्रोतों से अपने पास में जो भी आंकड़े आते हैं, उन आंकड़ों को जब हम अपने, ये चीज याद रख रही है, अपने मूल रूप में और किस तरह, पूर्णांक की तरह, अपने जो भी आंकड़े अपने पास, उनको अपने मूल रूप में पूर्णांक की तरह प्रस्तुत करते हैं, उन्हें हम निरपेक्ष आंकड़े कह सकते हैं, अपरिष्कृत आंकड़े कह सकते हैं, या कच्चे आंकड़े कह सकते हैं। एक छोटी सी सारणी बनाता हूं मैं और फिर आपको बताता हूं कि निरपेक्ष किस प्रकार होता है। जैसे उदाहरण देके हम लोग, और एग्जाम्पल या उदाहरण की चीज है ना, कि भारत की जनसंख्या या जनगणना, एक बार कि जनसंख्या, भारत की जनसंख्या को हम निरपेक्ष तरीके से या निरपेक्ष आंकड़ों के आधार पर प्रस्तुतिकरण करेंगे। निरपेक्ष आंकड़ों के रूप में प्रदर्शन। तो जैसे अपने पास में भारत की जनसंख्या है और उसके हमने 2011 के डाटा लिए। अब किस प्रकार निरपेक्ष तरीके से होगा, जिसे हम ले लेते हैं इस समय कि कोई राज्य या देश के आंकड़े हो सकते हैं, नंबर 1। दूसरा अपने पास में हो सकता है कि उसकी कितनी जनसंख्या है, तो सीधा लिख सकते हैं जनसंख्या। तीसरा हम लिख सकते हैं कि उसको अलग अलग देते, तो इस जनसंख्या में जो पुरुष कितने हैं और देखें तो महिला कितनी है। ये हो गया, पहला हो गया। अब इसको हम ऐसे करते हैं कि जैसे अपने पास भारत है, भारत की जनसंख्या 1.21 करोड़ है, जिसमें से पुरुष अपने पास 62.31 करोड़ है और महिला अपने पास 57.84 करोड़ है। ये हो गया। इसी प्रकार का हम दूसरा ले तो राजस्थान ले सकते हैं। राजस्थान की जनसंख्या 685 करोड़ है, यानी 6,85,48,437 है। इसमें से पुरुष अपने पास 3.55 करोड़ है और महिला अपने पास 3.29 करोड़ है। साइड नीचे नहीं दिख रहा होगा, आप देख सकते हो। तो इस प्रकार सारणी बना करके जो आंकड़ों को प्रस्तुतिकरण किया जाता है वो क्या कहलाता है, निरपेक्ष आंकड़े, कच्चे आंकड़े, अपरिष्कृत आंकड़े कहलाते हैं। तो प्रस्तुतिकरण की पहली विधि है जो है निरपेक्ष विधि। अब हम दूसरा देखेंगे प्रतिशत के रूप में आंकड़े। तो ये तो सीधी बात में नाम पता चल रहा है कि जो भी आंकड़े हमने प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों से एकत्रित किए उनको हम एक तो निरपेक्ष तरीके से प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। दूसरा होता है उन आंकड़ों को हम प्रतिशत के रूप में भी क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं या प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, लोगों को प्रतिशत के रूप में भी पहुंचा सकते हैं। तो अब ये दूसरा अपने पास है प्रतिशत या अनुपात।
दूसरा जो तरीका है वो है प्रतिशत या अनुपात का। अब इसमें देखो कि कई बार आंकड़ों को लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि कई बार आंकड़ों को प्रतिशत या अनुपात के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। वो उदाहरण जनगणना 2011 और इसकी साक्षरता लेते हैं हम लोग कि अपने पास में जनगणना हुई 2011, उसके साक्षरता के डाटा आई। अब उनका हम एक डाटा एकत्रित कर ले। अब इनका क्या करेंगे, प्रस्तुतिकरण करेंगे। क्या करेंगे, इनका प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो प्रस्तुतिकरण किस विधि से करेंगे हम लोग, प्रतिशत या अनुपात विधि से करेंगे। ये होता है दूसरा प्रस्तुतिकरण। वही है जैसे आप लोग लगा सकते हो, ये क्रम संख्या होगी। दूसरा कि कौन से वर्ष में है, और तीसरा इसमें वर्ष हो गया। दूसरा कि जनसंख्या की साक्षरता कुल कितनी है। तीसरा पुरुष साक्षरता कितनी है, और चौथा महिला साक्षरता कितनी है। अब नंबर 1 पर हो गया। जैसे 1951 की देखें तो 1951 में जो अपनी साक्षरता थी वो थी 18.33%। इसमें पुरुष थे 27.16% और महिला थी 8.66%। उसी प्रकार अगर दूसरा साल लेना चाहिए हम लोग तो 2001 की देख सकते हैं। 2001 में टोटल जो साक्षरता थी वो थी 64.84%। पुरुष साक्षरता थी अपने पास 75.85 यानी 85%, और महिला साक्षरता थी आपकी 54.16%। तीसरा देखे जो 2011 का हम देखना चाह रहे हैं, 2011 की जनगणना में जो अपनी साक्षरता थी वो थी 73.04%। पुरुष साक्षरता इसमें 80.91% या 90%, 9% हो सकता है, लिखने में शायद मिस्टेक है। 64.6%। ये जो प्रस्तुतिकरण है आंकड़ों का, ये प्रस्तुतिकरण कहलाता है प्रतिशत या अनुपात के द्वारा दर्शाना। दूसरा प्रस्तुतिकरण हो गया। और थोड़ा सा बड़ा या अच्छा प्रस्तुतिकरण है संकेत सूची के आधार पर प्रस्तुतिकरण। जो डाटा आते हैं उन्हें हम एक संकेत सूची या सूचकांक के आधार पर कल्पना करके भी हम क्या कर सकते हैं, प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। उसमें अलग होता है। तो तीसरा जो प्रस्तुतिकरण है वो प्रस्तुतिकरण अपना संकेत सूची के आधार पर या सूचकांक के आधार पर सीधा देख सकते हैं हम लोग। ये प्रस्तुतिकरण तीसरा है, और इसे सूचकांक या जो संकेत सूची थी उसके आधार पर है। इसमें क्या होता है, सूचकांक ये एक प्रकार का सांख्यिकी माप होता है। क्या होता है, सूचकांक सांख्यिकी माप होता है। सांख्यिकी माप होता है। सूचकांक क्या होता है, एक प्रकार का सांख्यिकी माप होता है। इसमें चर या समय यानी जो भी अपने पास डाटा है उसको बोलते हैं, तो चर में व्यक्त करते हैं या समय में व्यक्त करते हैं। चर या समय में भौगोलिक परिवर्तन, भौगोलिक स्थिति वगैरह, भौगोलिक स्थिति, दूरी अथवा कोई भी परिवर्तन हो सकता है, अथवा परिवर्तन दर्शाने के लिए सूचकांक की क्या की जाती है, कल्पना की जाती है। सूचकांक की कल्पना की जाती है कि जो संकेत सूची या संकेत या सूचकांक का जो परिकलन होता है, जो तीसरा प्रकार का प्रस्तुतिकरण होता है वो सूचकांक होता है। इसमें क्या होता है, सूचकांक एक प्रकार का सांख्यिकी माप होता है। इसमें जो भी अपने पास डाटा होता है, इसमें चर या समय कह सकते हैं, उससे हम भौगोलिक स्थिति, दूरी वगैरह कोई भी परिवर्तन हो, उस परिवर्तन को दर्शाने के लिए हम ये क्या करते हैं, सूचकांक की इसमें एक कल्पना की जाती है। सूचकांक की कल्पना की जाती है। इस सूचकांक में क्या होता है, इसे बोलते हैं सूचकांक का परिकलन। सूचकांक का परिकलन यानी जो अपने पास डाटा होता है उसका परिकलन किस प्रकार हम कर सकते हैं,
तो उसमें एक विधि होती है जिसे बोलते हैं साधारण समुच्चय विधियन। इसका जो परिकलन होता है वो साधारण है, साधारण समुच्चय विधि द्वारा होता है। यानी इस विधि द्वारा संकेत सूची के आधार पर डाटाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। यह सर्वाधिक उपयोगी विधि होती है। इस विधि का एक सूत्र होता है, वो सूत्र होता है सिग्मा Q1 बटे सिग्मा Q0 इंटू 100। ये सूत्र होता है। इस सूत्र को आप याद भी कर सकते हो क्योंकि वो एग्जाम में पूछ सकता है कि सूचकांक या सूचकांक परिकलन का सूत्र कौन सा है। तो सिग्मा Q1 बटे सिग्मा Q0 इंटू 100 होता है। इसमें जो सिग्मा Q1 होता है ये होता है वर्तमान वर्ष या वर्तमान का डाटा है, वर्तमान आंकड़े, वर्तमान वर्ष ले लो या वर्तमान जो चीज पूछेगा उसका सीक्वल दर्शाएंगे हम लोग EQ1। एक होता है सिग्मा Q0, ये होता है आधार वर्ष, या आधार आंकड़े, जिसको आधार मान करके हम सूचकांक निकालेंगे वो EQ0 होगा और सिग्मा Q0 होगा। और जो जिस वर्ष का निकालेंगे वो सिग्मा Q1 होगा और फिर उसको आप 100 से गुणा कर सकते हो। इसी प्रकार का एक उदाहरण अपने पास में जो हम इसको मिटा करके लिखेंगे। एक तालिका दी हुई है जो आपको आपकी किताब में, आप अगर नोट्स नहीं भी बनाना चाहो तो आपकी जो पुस्तक है उस पुस्तक में या संजीवनी जो पासवर्ड है उसके अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन में ये सारे के सारे डाटा और ये सब मिल जाएंगे आपको। आप वहां से भी अंडरलाइन करके आप देख सकते हो। तो लोहा उत्पादन है, लोहा इस्पात का उत्पादन है अपने पास में और उस लोहा इस्पात का उत्पादन है, उस उत्पादन को हम क्या करेंगे सूचकांक के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक तालिका बनाएंगे हम लोग, उसमें भारत में लोहा अयस्क के उत्पादन को दर्शाएगी। इसमें इस तालिका में क्या करेंगे, इसमें आपको प्रश्न पूछेगा तो उसमें दिया हुआ होगा कि आधार वर्ष किसको मानना। तो इसमें लिखा हुआ है कि इसमें 1970-71 को आधार वर्ष मानना है आपको। आधार वर्ष मानते हुए 1970-71 से 2000 से 2001 तक के उत्पादन का परिकलन करें। तो इसमें आपको लिखेंगे, एक सारणी बनाएगी, एक ये इसे देगा वो आपको बना करके। इसमें ये हो जाएगा वर्ष और वर्ष के बाद में ये हो जाएगा आपका उत्पादन और उत्पादन के बाद में ये हो जाएगा आपका जो हम परिकलन करेंगे और परिकलन करने के बाद में ये निकल करके आएगा अपना सूचकांक। देखते हैं। अब इसमें जैसे 1970-71 का उत्पादन हुआ था अपने पास में 32.5, इसका परिकलन हम करें तो 32.5% कह रहा है कि हमें आधार वर्ष क्या लेना है 1970-71 लेना है। अब इसके पहले कोई डाटा है ही नहीं तो यही तो अपना आधार वर्ष होगा इस वर्ष में पहले में, और यही अपना वर्तमान वर्ष होगा। पहले पूरी सारणी बनाते हैं तो इसमें सूत्र लगेगा अपना ये सिग्मा Q1 बटे सिग्मा Q0 इंटू 100 ये लगेगा। तो इसमें वो होगा 32.5 बटे 32.5 इंटू 100 और ये निकल करके आएगा 100। अब सीधे काटने का अगर समान जगह पॉइंट है तो इसको पॉइंट को टाकर 0 लगा लो, 1 से कटेगा, इंटू होती 100 हो जाएगा। दूसरा जो वर्ष है वो दे रखा 1980 से 1981। अब इसमें उत्पादन हुआ था 42.5 है और इसको थोड़ा यहां तक लिख देते ताकि इससे लिखा जाएगा। अब इसमें ये सूत्र से देखो आधार वर्ष क्या है, आधार वर्ष अपना है 1970 या 71 है। अब हम देखेंगे तो इसमें EQ बराबर लगेगा तो EQ हो गया अपना सिग्मा Q1 हो गया 42.5 बटे जो EQ0 है ये होगा अपना 32.5 इंटू 100। इसको हटा करके हम काटते हैं तो आता है अपना 130 पॉइंट कुछ, इसको राउंड फिगर में करते हैं तो होता है 131 सूचकांक निकल करके आता है। अगर आप लोग इसको काटोगे 0 से 0 लेकर के तो ये करता है 130 पॉइंट बराबर के आसपास। अब इसको 0 गुणा करते हैं तो सेम हो जाता है, 30 पॉइंट कुछ ऐसा आएगा, आप देख लेना, लेकिन श्योर आंसर ये रहेगा, श्योर आंसर ये रहेगा ना। तीसरा भी देखते हैं हम लोग, ये है 1990 से 1991 का। इसमें आज जो अपना उत्पादन होता है वो होता है 53.7 है। अब इसमें ये विधि लगाए, ये सूत्र लगाए
तो देखो ये लगता है सूत्र अपना कि 53.5 है बटे जो आधार वर्ष है वही है, इंटू करते हैं 100 से, और जो अपना परिकलन निकल करके आएगा वो आएगा 165। ये होती है अपनी तीसरी विधि। मतलब 3 प्रकार से हमने डाटा का प्रस्तुतिकरण किया। पहला होता है आपका निरपेक्ष आंकड़े, जिन्हें कच्चे आंकड़े कहते हैं, वो मूल रूप में पूर्णांक में होते हैं, दूसरा सूचकांक में होते हैं, दूसरा प्रतिशत में होते हैं, और तीसरा सूचकांक संख्या सूची के रूप में होते हैं, जिसमें आपको ये सूत्र याद रखना होता है। इसमें EQ1 वर्तमान, सिग्मा Q1 वर्तमान होता है, सिग्मा Q0 आधार वर्ष होता है, आधार वर्ष आपको पर्सन में देगा और आपको इंटू 100 करके ये सूत्र निकालना होता है। ये अपना आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कंप्लीट हो गया। अगर दूसरा क्वेश्चन होगा वो बनाना चाहेगा, टेस्ट में पहला क्वेश्चन तो सोल है कि वो ये बनाएगा कि आंकड़े किसे कहते हैं, और आंकड़ों का या तो प्राथमिक पूछ लेगा या द्वितीय प्रस्तुतिकरण किस प्रकार होता है, या द्वितीय आंकड़े क्या होते हैं समझाओ। अगर ये नहीं बनाता है तो दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार होता है या कितने प्रकार से होता है। ये एक क्वेश्चन होता है इनका वर्गीकरण, और एक होता है आपका आवर्ती बहुभुज। 4 या 5 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, जो 4 नंबर का आएगा क्वेश्चन। अब एक है आंकड़ों का वर्गीकरण। भाई आंकड़े में ले लिए, आंकड़े इकट्ठे कर लिए, प्राथमिक और द्वितीय 2 विधियों से हमने आंकड़े इकट्ठे किए, 3 विधियों से हमने आंकड़े प्रस्तुतिकरण कर दिए। अब एक होता है आंकड़ों का वर्गीकरण। ये जो अपने पास आंकड़े आए, हमने आंकड़े इकट्ठे किए, उन आंकड़ों का वर्गीकरण कैसे होगा। जैसे कि मान लो कोई एक कक्षा का हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, उसमें जैसे हम करेंगे कि 100 विद्यार्थी है, उसमें से फर्स्ट कितने विद्यार्थी आए, सेकंड कितने विद्यार्थी आए, थर्ड कितने विद्यार्थी आए, फेल कितने विद्यार्थी है, जो वो वर्गीकरण होता है वो क्या कहलाता है, आंकड़ों का वर्गीकरण। अब वो वर्गीकरण 3 प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं हम लोग। संकेत के आधार पर कर सकते हैं, प्रतिशत के आधार पर कर सकते हैं, और अपन निरपेक्ष तरीके। भाई कोई भी विद्यार्थी, कोई भी कक्षा है, उसके आंकड़े मैंने इकट्ठे किए, उनका प्रस्तुतिकरण हम 3 प्रकार से कर सकते हैं, उनका वर्गीकरण अब हम देखेंगे, है ना। तो अपना अगला जो टॉपिक है वो है आंकड़ों का वर्गीकरण। आंकड़ों का वर्गीकरण, या इसे कह सकते हैं वर्गीकरण की प्रक्रिया। बात एक ही है कि हमें क्या करना है, जो भी आंकड़े हैं उनका क्या करना है, वर्गीकरण करना है। कि हमने किसी भी क्षेत्र का या किसी भी विषय का एनालाइज किया, अध्ययन किया, जो आंकड़े निकल करके आए, उन आंकड़ों का हम क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। तो वर्गीकरण क्या होता है, इसमें पहला थोड़ा लिख सकते हैं आप लोग कि जो निरपेक्ष होते हैं, निरपेक्ष जिन्हें हम कच्चे या परिष्कृत आंकड़े बोलते हैं, निरपेक्ष आंकड़ों के वर्गीकरण के लिए जो भी अपने पास में आंकड़े थे, निरपेक्ष थे, प्राथमिक, द्वितीय प्रकार के आंकड़े, उनके वर्गीकरण के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्गीकरण के लिए हम करेंगे श्रेणियों का निर्धारण करेंगे। तो पहला क्या करते हैं, वर्गीकरण के लिए श्रेणियों की संख्या को निर्धारित, श्रेणियों की संख्या को निर्धारित करना होता है। यानी जो भी आपके पास आंकड़े होते हैं वो निरपेक्ष आंकड़े हो सकते हैं। तो निरपेक्ष आंकड़ों के वर्गीकरण के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्गीकरण करने के लिए उसकी श्रेणियां निर्धारित करेंगे। श्रेणियां जैसे मान लो कि हम विद्यार्थियों का कर रहे हैं तो फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन श्रेणी हो सकती है। अगर किसी विषय में कर रहे हैं तो कि फर्स्ट डिवीजन कितने आ रही है, 25 से 50 अंक कितने विद्यार्थी ला रहे, 100 अंक कितने विद्यार्थी ला रहे, वो होती है श्रेणियां। सबसे पहले हम श्रेणी निर्धारित कर लेते हैं। श्रेणी निर्धारित करने के बाद में क्या होता है, इन श्रेणियों को हम क्या कर सकते हैं, अंतराल में बनाएंगे कि श्रेणियों तो गलत होगा, इसमें बड़ी लिखेगी, इन श्रेणियों में आंकड़े वर्ग अंतराल के साथ वर्गीकृत किए जाते हैं। जैसे हम वर्गीकरण बनाए, मानो कि 50 से लेकर के 60 के बीच में कितने विद्यार्थी के आए, है ना। जैसे हम एग्जाम में बनाते हैं कि जिसके भी 60% बनती है वो फर्स्ट डिवीजन आता है, 45% बनती है वो सेकंड आता है, उससे नीचे थर्ड डिवीजन आता है। तो वो होता है क्या, वर्ग अंतराल। कि एक वर्ग अंतराल बनाना होता है हमें कि इतने से इतने वर्ग अंतराल के आंकड़े हम यहाँ रखेंगे, इतने से इतने वर्ग अंतराल के आंकड़े हम यहाँ रखेंगे, उसे बोलते हैं वर्ग अंतराल। तो अंतराल के साथ वर्गीकृत किए जाते हैं
और आंकड़ों को इन वर्गों में, जो फिर अपने पास आंकड़े होते हैं, उन आंकड़ों को इन जो हमने वर्ग बनाए, तो इन वर्गों में या तो अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में, यानी घटते या बढ़ते क्रम में रखते हैं। ये होता है आंकड़ों का वर्गीकरण। कि पहले अपने पास जो आंकड़े थे, उन आंकड़ों के वर्गीकरण के लिए हमने श्रेणियां बना ली। श्रेणियां निर्धारित करने के बाद में इन श्रेणियों को हम वर्ग अंतराल में बनाते हैं, फिर जो भी आंकड़े होते हैं इन आंकड़ों को हम इसमें रख देते हैं। मतलब समझ में आया? अब इन आंकड़ों के वर्गीकरण की एक विधि होती है, वो है 4 एंड क्रॉस, जो आपको नाम से पता चल गई होगी, 4 एंड क्रॉस विधि, या इसी का नाम होता है मिलान चिन्ह विधि। मिलान चिन्ह विधि, या इसी को बोलते हैं बारंबारता बंटन विधि। अब आपको पता है 4 एंड क्रॉस वो विधि होती है, 1 2 3 4 क्रॉस, 4 एंड क्रॉस विधि होती है ना। अब इसके बारे में थोड़ा लिखते हैं। तो 4 एंड क्रॉस विधि क्या होती है कि जब एक बार वर्गों की संख्या, जब एक बार वर्गों की संख्या और प्रत्येक वर्ग अंतराल निश्चित कर लिया जाता है, निश्चित कर लिया जाता है, और तो कच्चे आंकड़े वर्गीकृत किए जाते हैं। कर लिया जाता है तो कच्चे आंकड़ों को हम क्या करते हैं, वर्गीकृत किया जाता है। कर लिया जाता है तो फिर हम जो अपने पास कच्चे आंकड़े होते हैं, कच्चे आंकड़ों को वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है। सबसे पहले वर्ग की प्रत्येक इकाई के लिए जिसके अंतर्गत वो आएगा, एक मिलान चिन्ह निर्धारित किया जाएगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ग की प्रत्येक इकाई, सबसे पहले वर्ग की प्रत्येक इकाई के लिए जिसके अंतर्गत वो आएगा, जिसके अंतर्गत वह आता है, एक मिलान चिन्ह निर्धारित करते हैं। क्या करते हैं, एक मिलान चिन्ह निर्धारित करते हैं। मिलान चिन्ह निर्धारित करते हैं, यानी आंकड़ों का वर्गीकरण, और वर्गीकरण करने के लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले श्रेणी निर्धारित करेंगे और फिर उन श्रेणियों को वर्ग अंतराल में बनाएंगे, और जो भी आंकड़ा होगा उनको अवरोही यानी घटते और बढ़ते क्रम में हम रख सकते हैं। इसके लिए एक विधि होती है 4 एंड क्रॉस विधि, इसे बोलते हैं मिलान चिन्ह विधि, इसे बोलते हैं बारंबारता बंटन विधि। बारंबारता बंटन विधि, इसमें क्या होता है, एक बार वर्गों की संख्या, एक बार हमने पहले वर्ग बना लिया, तो वर्गों की संख्या और प्रत्येक वर्ग अंतराल, प्रत्येक वर्ग की हमने 5 वर्ग बनाए। अब पहला वर्ग में कितने आएंगे, जैसे 60% के पहले वर्ग में आएंगे, या 25 से 50 तक के पहले वर्ग में आएंगे, सेकंड में कितने आएंगे। तो वर्ग अंतराल निश्चित कर लिया कि पहले हमने वर्ग बना लिए, 5 वर्ग बने मानो, तो वर्गों की संख्या हो गई, और कितने वर्ग अंतराल वाले उसमें आएंगे वो वर्ग अंतराल निश्चित कर लिया, और फिर कच्चे आंकड़ों को हम क्या करते हैं, वर्गीकृत कर देते हैं। कि सबसे पहले वर्ग की प्रत्येक इकाई के लिए, जो प्रत्येक वर्ग में एक इकाई होगी, उस इकाई के लिए जिसके अंतर्गत वो आएगा, एक मिलान चिन्ह बनाएंगे कि इस वर्ग में एक मिलान चिन्ह होगा, वो निर्धारित करते हैं, और एक 4 एंड क्रॉस विधि पूरी हो जाती है। अब एक क्वेश्चन के द्वारा हम समझेंगे कि विज्ञान के 36 विद्यार्थी है, और विज्ञान के 36 विद्यार्थियों के प्राप्तांक आपको दिए गए हैं, तो उसको हम 4 एंड क्रॉस विधि के द्वारा क्या करेंगे, वर्गीकृत करके देखेंगे। यह है कि जैसे विज्ञान विषय है, तो विज्ञान के विद्यार्थी 36 विद्यार्थी, 36 विद्यार्थियों के क्या है, प्राप्तांक है।
प्राप्तांक है, प्राप्तांक दिए गए हैं। अब हम उनका क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे कि 36 विद्यार्थियों के कितने वर्गीकरण है। तो मैं एक बार 2 मिनट रोक करके बनाता हूं। ये डाटा अपने पास में कि 36 विद्यार्थी है और इन्हें विज्ञान के 36 विद्यार्थी है। विज्ञान के 36 विद्यार्थियों की प्राप्तांक दी हुई है कि कितने कितने प्राप्तांक थे। और ये हमने जो पहली विधि थी 4 क्रॉस विधि, मिलान चिन्ह या बारंबारता विधि का प्रयोग किया है। अब इसमें देखो हमने पढ़ा है कि जब एक बार वर्गों की संख्या, तो अपने वर्गों की संख्या हो गई 8 संख्या है अपने, तो वर्गों की संख्या और प्रत्येक वर्ग का अंतराल, प्रत्येक वर्ग का अंतराल की 25 से 30 के अंतराल के संख्या इसमें आएगी, 30 से 35 की संख्या इसमें आएगी, 35-40 वाले इसमें आएगी। तो वर्ग अंतराल निश्चित कर लिया जाता है। तो कच्चे आंकड़ों को हमने वर्गीकृत कर दिया। ये एक प्रचलित विधि है। फिर लिखा हमने सबसे पहले वर्ग की प्रत्येक इकाई के लिए जिसके अंतर्गत वो आता है, एक मिलान चिन्ह बनाया हमने। ऐसा ये मिलान चिन्ह कर दिया कि एक के लिए एक मिलान चिन्ह होगा। मिलान चिन्ह क्या करते हैं हम लोग, मिलान चिन्ह निर्धारित करते हैं। और ये अपनी पहली विधि हो गई कि इसमें जैसे 36 विद्यार्थी थे जिनके किसी के 62 आ रहे थे, 34 है, 36 है, 47 प्राप्तांक है, इतने नंबर है 36 विद्यार्थियों के। तो हमने एक वर्ग बनाया क्योंकि इसमें 25 से नीचे कोई संख्या नहीं है, जैसे 28 से नीचे नहीं है, तो हमने 25 से 30 का बना लिया। और ऊपर 65 से ज्यादा कोई नहीं, यानी 62 संख्या है। तो हमने ये वर्ग अंतराल निश्चित कर लिया कि इसमें जो नंबर आ रहे थे बच्चों के वो कम से कम 28 और अधिक से अधिक 62 आ रहे थे। तो हमने वर्ग अंतराल क्या बनाया, 25 से ले लेते और ऊपर 65। ये वर्ग अंतराल निश्चित कर लिया कि 5-5 का वर्ग अंतराल रखेंगे, ये संख्या निकल करके आएगी अपनी। और ये मिलान चिन्ह कि 25 से 30 के मध्य में 3 विद्यार्थी थे, 3 हो गए। और विद्यार्थियों की संख्या है, इसे बोलते फ्रीक्वेंसी। जैसे ही 30 से 35 के मध्य में थे, 35 से 40 के मध्य में 6 विद्यार्थी थे। और क्रॉस एंड मिलान विधि में ध्यान रखना, ये इधर से जाएगा, है ना। ये जो कटिस होगा इधर से होगा, इधर से नहीं होगा, ये गलत होगा। यानी जो सही होता है इधर से होता है, ठीक है। और इसमें ये होता है फिर सिग्मा FN है बराबर 36 है। ये जोड़ 36 आता है तो अपनी ये संख्या सारी क्या होती है, सही होती है। सिग्मा FN बराबर ये होता है 36, यानी ये संख्या 36 है, यानी सारे डाटा अपने कंप्लीट है। ये होती है 4 क्रॉस विधि, इसे बोलते हैं मिलान चिन्ह विधि या बारंबारता बंटन विधि। ये वर्गीकरण है अपना आंकड़ों का कि जो अपने पास आंकड़े थे उन आंकड़ों का वर्गीकरण हम इस प्रकार कर सकते हैं। अब इसके बाद में तो छोटी सी क्लास और अपनी वो है, इसमें 2 चीजें हैं, आवर्ती और एक है बहुभुज। बस ये 2 टॉपिक और फिर अपना कंप्लीट है। अब हम इसके बाद में देखेंगे आवर्ती। देखो इसको बोलते हैं आवर्ती कि कितने बार आवर्ती होगी, 3 बार, इसकी 5 बार, इसमें 6 बार, 4 बार। फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं आवर्तन। तो आवर्ती का वितरण पढ़ेंगे अब हम लोग, आवर्ती वितरण। तो हम देखेंगे आवर्ती वितरण। तो आवर्ती वितरण क्या होता है कि जितनी बार अपने पास संख्या आ रही है उनका वितरण किस प्रकार होता है कि जो फ्रीक्वेंसी अपने बार बार आ रही है उन फ्रीक्वेंसी को हम 2 प्रकार से वितरित कर सकते हैं। यानी इसको पढ़े कि कोई भी समग्र डाटा है उसमें प्रदर्शित विभिन्न चर या मूल्य यानी जो संख्या होती है उनके समक्ष जो आवर्तियां है उनका क्रम विन्यास क्या कहलाता है, आवर्ती वितरण कहलाता है। यानी अपने पास जितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, जितनी विद्यार्थियों की संख्या आ रही है, उस संख्या को हम 2 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक होता है साधारण आवर्ती और एक होता है संचयी आवर्ती। साधारण आवर्ती जिसे हम ऐप कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसे ऐप से प्रदर्शित किया जाता है। यह प्रत्येक वर्ग के चर यानी उसको बोलते हैं जो संख्या, व्यक्ति या मदों की जो संख्या होती है उसको प्रदर्शित करता है ये ऐप है। कि जैसे अपनाता है पहले वाला कि 25 से जो 30 की जो संख्या थी उसके बीच में कितने विद्यार्थी थे, 3 विद्यार्थी थे, तो वो क्या था, ऐप था। फिर जैसे दूसरे में 5 विद्यार्थी थे, वो ऐप था। प्रदर्शित करता है दी गई आवर्तियों का योग है, दी गई जो आवर्ती होती है उस दी गई आवर्तियों का योग श्रेणी में व्यक्तिगत अवलोकनों या कुल पदों के योग के बराबर होता है। इसे सिग्मा एफ बराबर एन की तरह व्यक्त किया जाता है। यानी इनका जो योग होता है, एफ का पूरा योग होता है, वो योग होता है जितने जितने विद्यार्थी है उनका योग और इसका योग बराबर होता है, जिसे बोलते हैं सिग्मा एफ बराबर एन। तो आपको पूछ सकता है सारणी के अंदर कि एन क्या है, तो एन है तो कुल पदों का योग। एन क्या है, एन है कुल पदों का योग। एन क्या है, तो आप लिख सकते हो कि एन बराबर है कुल पदों का योग। एन बराबर पूछ सकता है आपको कि आप जैसे फाइल दिखाओ जिसको, तो फाइल में देख करके पूछ सकता है कि ये एन क्या है, तो एन होता है कुल पदों का योग। जो अपने पास श्रेणी दी हुई होती है कि विज्ञान में 36 विद्यार्थी थे, 36 विद्यार्थियों के इतने इतने अंक थे, तो जो वो कुल पदों का योग था वो क्या था, एन था। कि पहला जो वर्ग था 25 से 30 का, उसके अंतर्गत 3 विद्यार्थी थे, दूसरे के अंदर 5 विद्यार्थी थे, ऐसे करके कुल कितने थे, 36 विद्यार्थी थे। तो एन क्या होता है, कुल पदों का योग होता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, सिग्मा एफ बराबर एन की तरह व्यक्त कर सकते हैं। दूसरी आवर्ती होती है अपने पास में संचयी आवर्ती।
जो आपने गणित में पढ़ी होगी कक्षा 10 में। संचय आवर्ती क्या होती है? इसे प्रत्येक वर्ग में दी गई क्रमिक की सामान्य आवर्ती यानी ये जो साधारण आवर्ती होती है, इस साधारण आवर्ती को पहले वाले योग के साथ जोड़ करके प्राप्त किया जाता है। संचय आवर्ती n अथवा सिग्मा ऑफ n के बराबर होती है। यानी जो संचय आवर्ती होती है लास्ट तक जाते जाते वो इन सिग्मा ऑफ n के योग के बराबर होती है। जैसे हम अगली सारणी के द्वारा इन दोनों को समझेंगे कि अपने पास एक प्रश्न है कि निम्न तालिका, एक तालिका दी गई है और उस तालिका में एक टेस्ट हुआ था विद्यार्थियों का, विद्यार्थी थे उसमें 40, तो 40 विद्यार्थियों का एक टेस्ट हुआ था। उस टेस्ट में 40 विद्यार्थियों के प्राप्तांक आए थे। अब इस उन प्राप्तांकों के आधार पर हम समझेंगे कि सामान्य आवर्ती क्या होती है, जिसे हम साधारण आवर्ती कहते हैं या फ्रीक्वेंसी आप कहते हैं, और एक होती है सीएफ या संचय आवर्ती क्या होती है। तो एक टेस्ट हुआ था, तो उस टेस्ट में हम जो आवर्ती हुई थी उस आवर्ती को अब हम इसके द्वारा समझेंगे। एक टेस्ट था और इस टेस्ट में 40 विद्यार्थी थे। उनमें 40 विद्यार्थियों के प्राप्तांक थे, 40 विद्यार्थियों के प्राप्तांक प्राप्त किए। उन प्राप्तांकों के आधार पर हम एक पूरी सारणी बनाएंगे जिसे हम आवर्ती भी समझेंगे और उससे हम आवर्ती वितरण यानी संचय आवर्ती और आवर्ती दोनों को समझने की कोशिश। ये विद्यार्थियों का है कि टेस्ट में 40 विद्यार्थी थे, 40 विद्यार्थियों के प्राप्तांक है, किसी के 40, 43, 40, 30 वगैरह, ये पूरे 40 नंबर है। 40 विद्यार्थियों के इतने नंबर आते हैं एक टेस्ट में। अब इसको हम वितरण करते हैं कि आपको आवर्ती वितरण समझा रहे थे, तो उसमें आवर्ती वितरण में ये होती है आवर्ती कितने बार आ रही, एक होती है संचय आवर्ती। तो जैसे हम देखते हैं कि 25 से 30 का एक वर्ग बनाया, उस वर्ग में 25 से 30 के बीच में संख्या आ रही थी यानी नंबर आ रहे थे 26, 28, 28, 28 और 29। अगर हम इनको जोड़े तो कितनी आ रही है? 1, 2, 3, 4 और 5। ये क्या हो रही है? आवर्ती। ठीक है, 5। उसी प्रकार दूसरे में देखे तो इसमें आवर्ती 2 बार हो रही है, इसमें देखे तो इसमें 7 बार हो रही है, इसमें दूसरे में देखे 4 बार हो रही है और इसमें 8 बार हो रही है, फिर इसमें 3 बार हो रही है, इसमें 5 बार हो रही है, इसमें 2 बार हो रही है और 4 बार हो रही है। यानी कितने विद्यार्थी थे? टोटल 40 विद्यार्थी थे। और इसको जोड़े तो सिग्मा एफ एन बराबर क्या था? 40। तो एन क्या होता है? कुल पदों का योग होता है 40। ये आपको साधारण आवर्ती में कहा गया था कि इसे साधारण आवर्ती को एफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये प्रत्येक वर्ग के यानी ये प्रत्येक वर्ग हो गया, इस वर्ग के चर व्यक्तियों की संख्या या मदों की संख्या, तो ये स्टूडेंटों की संख्या है। स्टूडेंटों की संख्या को प्रदर्शित करती है कि इस पहले वर्ग में 25 से 30 के वर्ग में कितनी संख्या आ रही है? 5 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। प्रदर्शित करती है सभी वर्गों के लिए दी गई आवर्तियों का योग, यानी सभी मदों के लिए या वर्गों के लिए दी गई आवर्तियों का योग। ये क्या होता है? श्रेणी में व्यक्तिगत अवलोकन या पदों के कुल योग के बराबर होता है। यानी श्रेणी है, ये पूरी श्रेणियां हैं, इस श्रेणियों में ये टोटल संख्या को जोड़े तो ये कितना होता है? 40 होता है। अगर इनको जोड़े 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अगर इनको यहां तक जोड़ते हैं 26 से लेकर के, तो इनकी टोटल संख्या होती है 40। तो ये कह रहा है कि सभी वर्गों के लिए दी गई आवर्तियों के योग श्रेणी में व्यक्तिगत अवलोकन या कुल पदों के योग के बराबर होता है। ये 40 है, ये 40 है, इससे सिग्मा एफ एन बराबर होता है। तो आपको पूछ लिए निकाल करके एन क्या होता है? तो एन होता है वैसा कुल पदों का योग। एफ क्या होता है? एफ बोलते हैं फ्रीक्वेंसी यानी आवर्ती को। एफ किसे बोलते हैं? एफ क्या है? तो एफ आवर्ती है। अगर सीएफ बोले तो उसे बोलते हैं संचय आवर्ती। अब संचय आवर्ती किस प्रकार निकालते हैं देखते हैं कि संचय आवर्ती इसे प्रत्येक वर्ग में दी गई क्रमिक सामान्य यानी प्रत्येक वर्ग में, तो पहले वर्ग में 5 दिया हुआ है, लिख लिया। प्रत्येक वर्ग में दी गई क्रमिक सामान्य आवर्ती को पहले वाले योग के साथ जोड़ करके निकाला जाता है, प्राप्त किया जाता है। इसे इस आवर्ती को एन अथवा सिग्मा एफ एन के बराबर होती है। अब देखते कैसे निकालते हैं। संचय आवर्ती में पहली संख्या सेम होगी, दूसरा है 5 में 2 जोड़ो और 7 होगी, 7 में 7 जोड़ो तो 14 प्राप्त होगी। समझ रहे हो? संचय आवर्ती में ये होता है कि क्रमिक आवर्ती के पहले वाले योग को जोड़ करके प्राप्त किया जाता है। जैसे 5 है, 5 में 2 जोड़ा 7 हो गया, 7 में 7 जोड़ा 14 हो गया, 14 में 4 जोड़ेंगे तो ये 18 आ जाएगा, और 18 में अगर 8 जोड़ते हैं तो आपको 26 प्राप्त होता है। नीचे वाली संख्या 26 में आप 3 जोड़ते हैं तो आपको 29 प्राप्त होता है, 29 में 5 जोड़ते हैं तो 34 प्राप्त होता है, और 34 में 2 जोड़ते हैं तो 36 प्राप्त होता है, और 36 में 4 जोड़ते हैं तो 40 प्राप्त होता है। और ये इसमें कहा गया है कि संचय आवर्ती एन अथवा सिग्मा एफ एन के बराबर होती है। संचय आवर्ती 40 है और ये 40 इससे टोटल के योग के बराबर होगी कि संचय आवर्ती एन अथवा सिग्मा एफ एन के बराबर होती है।
संचय आवर्ती एन अथवा सिग्मा एफएन के बराबर होती है, ये लिखा हुआ है। ये संचय आवर्ती है, ये आवर्ती है, ये पूरा का पूरा आपका आवर्ती वितरण है कि आपको एक टेस्ट था, 40 विद्यार्थी थे, उनके ये प्राप्तांक थे, ये आवर्ती हो रही थी। जैसे 26 की आवर्ती इस वर्ग में 5 आवर्ती हो रही थी, इसमें 2 आवर्ती हो रही थी, तो ये साधारण आवर्ती थी, ये संचय आवर्ती है और ये आपका पूरा का पूरा आवर्ती वितरण है। इसे आप आराम से समझ सकते हो। इसके बाद में ये जो आवर्ती वितरण है इसको हम 2 प्रकार की विधियों से दर्शा सकते हैं। भाई ये संख्या है, एक विद्यार्थी थे, एक टेस्ट था, उसमें 40 विद्यार्थी थे और 40 विद्यार्थियों का ये पूरा पूरा डाटा था, जिसे हमने क्या बता दिया आपको, सीधी तरीके वितरण बताया। अब ये वितरण बताया, इस वितरण को हम, एक तो ये विधि होती है और एक अलग विधि होती है, यानी 2 विधियों से हम क्या कर सकते हैं, इसको वर्गीकृत कर सकते हैं कि ये तो जितने 40 विद्यार्थी थे इनके डाटा थे, इनके डाटा का जो वितरण था, इस वितरण को हम 2 विधियों से वितरित कर सकते हैं। पहली विधि यही विधि है जिसे हम बोलते हैं अपवर्जी विधि। इस विधि को क्या बोलते हैं हम लोग, अपवर्जी विधि। अपवर्जी विधि। इस अपवर्जी विधि को समझने के लिए हम इन दोनों को मिटाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सीधी सी विधि है, तो आपको ये याद रखना है कि वो आवर्ती के प्रकार पूछ रहा है या आवर्ती वितरण के विधियां पूछ रहा है। आवर्ती के प्रकार पूछे तो आवर्ती 2 प्रकार की होती है, एक साधारण आवर्ती जिसे एफ बोलते थे, एक संचय आवर्ती जिसे एफ बोलते हैं। यह आवर्ती वर्गीकरण की विधियां, कि इनका वर्गीकरण करेंगे ये 2 विधियों से होगा। एक तो होती है अपवर्जी विधि, अपवर्जी विधि। इस अपवर्जी विधि में क्या होता है कि इस अपवर्जी विधि में प्रत्येक वर्ग में, इस वर्ग में एक ऊपरी सीमा, थोड़ा मैं लिख देता हूं फिर आपको समझाऊंगा। इस वर्ग में, यानी अपवर्जी विधि में क्या होता है कि इस वर्ग में इस वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निचली सीमा होती है। दूसरे वर्ग की निचली सीमा होती है। एक बात तो ये याद रखनी है, जो अगले वर्ग की निम्न सीमा होती है। जैसे एक वर्ग है अपने पास में, इसमें वर्ग देगा 25 से 30, तो अपने ये ले लेते हैं। एक वर्ग है 25 से 30, इसको समझाऊंगा मैं कि एक वर्ग है 25 से 30, तो ये वर्ग है, इस वर्ग की ऊपरी सीमा, तो इस 25 से 30 वाले वर्ग की ऊपरी सीमा 30 हो गई। अगर हम इसका अगला वर्ग देखें तो इसका दूसरा वर्ग आता है, वो आता है 30 से 35, तो ये क्या होती है, ये निम्न सीमा होती है, उच्च सीमा होती है। इसी प्रकार इस वर्ग में ये निम्न सीमा है, उच्च सीमा है, यह समझाऊंगा मैं आप लोगों को एक बार। तो अगले वर्ग की क्या होती है, निचली सीमा होती है, ये हो गया। अतः हम जैसे मानो कि इस सीमा से समझ रहे हैं 30, तो 30 दोनों में कॉमन मिल रहा है, यहां भी मिल रहा है और यहां भी मिल रहा है, तो अतः 30 दोनों में प्रदर्शित होगा, दोनों में प्रदर्शित होगा। परंतु कोई भी अवलोकन, कोई भी अवलोकन या पद जिसका मूल्य 30 है, उसको उच्च सीमा वर्ग के स्थान पर, किसमें जिसका मूल्य 30 है उसको निम्न सीमा वाले वर्ग में रखा जाता है। देखो इसको ज्यादा मत पढ़ो। एक होती है अपवर्जी विधि। आवर्ती वितरण 2 प्रकार से होता है, एक विधि अपवर्जी विधि होती है, एक होती है समावेशी विधि। तो ये अपवर्जी विधि थी। इस वर्ग में क्या होती है, इसमें एक वर्ग होता है, ये वर्ग हो गया। इस वर्ग में ये निम्न सीमा होती है और ये उच्च सीमा होती है और ये निम्न सीमा होती है। अब ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, अब ये इस वर्ग में उच्च सीमा है, ये 30 अगले वर्ग में जाकर के क्या बन जाएगा, निम्न सीमा। ये वो कह रहा है कि इस वर्ग में एक वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निचली सीमा होती है। जैसे एक वर्ग है 25 से 30 का ले लिया, तो 30 इसमें भी है और 30 इसमें भी है। इसमें ऊपरी सीमा है और इसमें निम्न सीमा बना हुआ है, ठीक है। अतः दोनों वर्गों में 30 प्रदर्शित हो रहा है, सीधी भाषा में 30 प्रदर्शित हो रहा है। अब हम क्या करेंगे,
परंतु कोई भी अवलोकन या पद जिसका मूल्य 30 है, मानो इसमें 30 की संख्या नहीं थी और इसमें एक जगह हम इसको मिटा करके संख्या लिखना चाह रहे हैं 30 है, तो हम यहाँ से 31 मिटा देंगे। अब देखो कि अगर इसमें 30 है तो अब हम 30 कहाँ रखेंगे, तो 30 हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, क्योंकि एक संख्या 30 आ रही है और अपने पास में दो जगह 30 है, इसमें भी 30 है और इसमें भी 30 है। तो हमें ये ध्यान रखना है अपवर्जी विधि में जो समान संख्या होती है वो निचली सीमा में रखी जाएगी, ये ध्यान रखना है, क्योंकि 30 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन अपवर्जी विधि में जहां से निम्न सीमा प्राप्त होती है वहां से, यानी इसमें 25 से लेकर के 29 तक की संख्या ही रखी जाएगी जो यहाँ पर रखी हुई है। अगर 30 स्टार्ट होता है तो यहाँ, जैसे मान लो 35 की संख्या होती है, जैसे ये 35 है तो 35 यहाँ न रखा जाकर के कहाँ रखा गया है, निम्न सीमा पे। तो यही वो कह रहा है कि कोई भी अवलोकन या पद जिसका मूल्य क्या है 30 है, तो ये 30 है तो उच्च सीमा वाले, ये उच्च सीमा वाले वर्ग के स्थान पर कहां पर रखा जाएगा, निम्न सीमा वाले वर्ग में रखा जाएगा। इसको स्थान हम कहां देंगे, निम्न सीमा वाले वर्ग में देंगे। यह होती है अपवर्जी विधि। क्या होती है ये अपवर्जी विधि, ठीक है। सीधी सी बात याद रखनी है, अपवर्जी विधि में दो वर्ग होते हैं, एक वर्ग होती है जिसमें दो सीमा होती है, निचली सीमा और ऊपरी सीमा। जो इस वर्ग की ऊपरी सीमा है वो दूसरे वर्ग की निचली सीमा बन जाती है। अगर कोई पद, जैसे 30 दोनों में प्रदर्शित हो रहा, कोई पद इन दोनों का समान है तो उस पद को हम किसमें रखेंगे, जिसमें निचली सीमा प्राप्त होती है। यानी सीधी भाषा में इसमें 25 से लेकर के 29 तक की संख्या आएगी और इसमें 29 से लेकर के, इसमें 30 से लेकर के 34 तक की संख्या इसमें आती है। 35 यहां जमा होगा, अगर इसमें 40 है, देखो 40 इसमें है, यहाँ पर भी 40 है, यहाँ पर भी 40 है, लेकिन 40 की संख्या को हम यहाँ गिन रहे हैं। जैसे यहाँ पर भी 45 है और यहाँ पर भी 45 है, लेकिन 45 को हम यहाँ गिन रहे हैं। यहाँ पर 50 55 वाला, देखो यहाँ पर 55 है, यहाँ पर 55 है, लेकिन देखो 55 को हम इसमें रख रहे हैं, इसमें नहीं रख रहे हैं। ये कौन सी विधि है, अपवर्जी विधि है। इसी प्रकार एक होती है समावेशी विधि। इसी की विधि दूसरी विधि कौन सी होती है, प्रस्तुतिकरण की जो दूसरी विधि होती है, आवर्ती वितरण की जो दूसरी विधि होती है वो होती है समावेशी विधि। जो दूसरी विधि होती है वो होती है समावेशी विधि, और इसमें कुछ भी नहीं होता, ये भी उसी के समान छोटी सी है, बस इसमें ये हमें अपवर्ती विधि में हमें यह याद रखना पड़ता है और समावेशी में हमें यहाँ पर याद नहीं रखना पड़ता, क्योंकि अब अपवर्ती विधि में 25 से 30 आएगा तो वो अपवर्ती विधि होगी, और समावेशी विधि अगर होगी तो आपको सीधा यहाँ वो लिख करके देगा 29 और यहाँ लिख करके देगा वो आपको 34। समझ में आया कि इसमें कहां से कहां तक की संख्या लिख कर देनी है, वो पूरा लिख करके देगा, जबकि जो अपवर्ती विधि होती है उसमें लिख करके नहीं दिया जाता। बस ये है। अब इसको थोड़ा लिख करके पढ़ते हैं कि जो समावेशी विधि होती है, इस विधि के अंतर्गत, समावेशी विधि के अंतर्गत इस विधि के अंतर्गत एक वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर, ऊपरी सीमा के बराबर मूल्य की इकाई, ऊपरी सीमा के बराबर मूल्य की इकाई को उसी वर्ग में सम्मिलित किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। और ये कौन सी विधि है, आपकी समावेशी विधि है। इसे समावेशी विधि कहते हैं। समझ में नहीं आ रहा, अभी समझेंगे दोस्तों। रुको, इस विधि में साधारणतः, और एक लाइन में लिखते हैं, इस जो समावेशी विधि है, इस विधि में साधारणतया की बात है, साधारणतया एक वर्ग की उच्च सीमा व दूसरे वर्ग की निम्न सीमा में एक का अंतर होता है, और इसमें वर्ग बनते हैं। इसमें जो वर्ग बनाते हैं हम लोग वो ऐसे बनते हैं, जैसे 0 से 9, 10 से 19, या इस प्रकार बन सकते हैं 0 से 4 और 5 से 9। समझ में? हाँ, 5 से 0 से 4, 5 से 9। अगला होगा 10 से 14 और होगा 15 से 19। ठीक है, तो ये वर्ग इस प्रकार बनते हैं। ये होती है समावेशी विधि। यानी समावेशी विधि में क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत एक वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर मूल्य को
इकाई को उसी वर्ग में सम्मिलित किया जाता है, इसे समावेशी विधि कहते हैं। यानी अगर ये समावेशी विधि से इस डाटा को हम रखें तो इसमें हम वर्ग इस प्रकार बनाएंगे। फिर इस दो वर्गों को मिटा करके देखते हैं। जो पहला वर्ग होगा वो अपना होगा 25 से लेकर के 29 और दूसरा होगा 30 से लेकर के 34। यानी ये होती है कौन सी विधि? समावेशी विधि। इस विधि में क्या होता है कि यह विधि कह रही है इस विधि के अंतर्गत एक वर्ग की ऊपरी सीमा, तो इस वर्ग की ऊपरी सीमा है 29, पहला वर्ग है 25 से 29, तो ये ऊपरी सीमा, इस ऊपरी सीमा के बराबर मूल्य के इकाई को उसी वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। यानी यहाँ पर 29 है तो 29 तक के अंक इसमें रखे जाते हैं, जबकि अपवर्ज्य विधि में यहाँ 30 था लेकिन 30 तक के अंक यहाँ नहीं रखे गए थे। तो 29 तक के वर्ग तो मूल्य इकाई को उसी वर्ग में सम्मिलित किया जाता है, इसे समावेशी विधि कहते हैं। इस वर्ग की ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा में 1 का अंतर होता है, तो इस वर्ग की ऊपरी सीमा 29 है और इस वर्ग की निम्न सीमा 30 है और दोनों में किसका अंतर है? 1 का अंतर है, तो ये 1 का अंतर होता है। इस वर्ग की 1 का अंतर होता है। इसमें वर्ग इस प्रकार बनाएंगे 0 से 9, 10 से 19, तो जिसमें बनेंगे 25 से 29, 30 से 34, ये बनता 35 से 49, 35 से 39। अगर ये बनाते हैं तो 35 से 39 बनता। अब 39 तक के फिर यहाँ तक इसमें आ गए हैं, 40 वाला यहाँ था, तो ये होती है समावेशी विधि और पहले वाली थी अपनी अपवर्ज्य विधि। तो अधिकतर अपने अपवर्ज्य विधि आती है। अगर 1 का अंतर होगा तो वो समावेशी विधि होगी। समावेशी विधि में यही होगा कि इसकी ऊपरी सीमा वाले अंक यहाँ रखे जाएंगे, जबकि जो अपवर्ती विधि होगी उसमें निम्न सीमा वाले अंक यहाँ रखे जाएंगे। ठीक है, ये आपका हो गया आवर्ती वितरण। इसके बाद में एक छोटा सा ग्राफ है, फिर उसके बाद में आपकी पूरी की पूरी क्या है, पहली यूनिट समाप्त है। और फिर मैं आपको लिख के देता हूं कि पहली यूनिट में कुछ बचता नहीं है। अगर इस छोटे से ग्राफ को समझ लेते हैं आप लोग तो ये मेरा वादा है, या लिख करके ले लो कि आपका कोई भी एग्जामिनर आ जाए राजस्थान के अंदर, अगर आप लोगों के क्वेश्चन इससे बाहर चला जाए तो आप बता सकते हो वापस। अगर इन 2 क्लासों को आप लोग अच्छी तरह से देखते हो तो मेरी गारंटी है कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन वो 1 नंबर का आपका एक इंटरव्यू पक्का सही होगा, 100%, 1000% इक्वल वापस। एक प्रति हम लोग आवर्ती बहुभुज, आवर्ती बहुभुज। आवर्ती बहुभुज क्या होता है? आवर्ती बहुभुज होता है वर्गीकरण की अपवर्ती, यानी जो वर्गीकरण पढ़ा हमने, ये वर्गीकरण 2 प्रकार की विधियों से होता है कि वर्गीकरण की एक तो होती है अपवर्जी विधि, अपवर्जी विधि व समावेशी विधि। अपवर्जी विधि व समावेशी विधि से जो ज्ञात होता है विधि, समावेशी विधि से ज्ञात, समावेशी विधि से ज्ञात किए गए आवर्ती आंकड़ों को, आवर्ती के आंकड़ों को एक ग्राफ पर प्रदर्शित किया जाता है ना, तो आंकड़ों को मूल रूप में या प्रतिशत में आप बदल सकते हो, या प्रतिशत में बदलकर आलेख, जिसे हम कहते हैं ग्राफ है, जिसे हम क्या कहते हैं अपनी भाषा में, सीधी भाषा में, ग्राफ पर क्या किया जाता है? निरूपित किया जाता है, या ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है, निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है, वो क्या कहलाता है? आवर्ती बहुभुज कहलाता है। सीधी भाषा में आवर्ती बहुभुज ये सीखना है कि जो अपने पास आंकड़े थे उन आंकड़ों का वर्गीकरण हमने कौन सी विधियों से किया था? अपवर्जी विधि से या समावेशी विधि से हम आंकड़ों का क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। तो इन दोनों विधियों से कोई सी विधि से हम आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं, फिर अपने पास क्या आती है? आवर्ती निकल करके आती है। तो उस आवर्ती की संख्या जैसे अपने पास आ रही थी 5, 7, 12, 15, जो फ्रीक्वेंसी आ रही थी, उस फ्रीक्वेंसी को या तो हम मूल रूप में या फिर उसको प्रतिशत में बदल करके एक ग्राफ पर हम जो बनाते हैं उस ग्राफ पर प्रदर्शित किया जाता है, वो क्या कहलाता है? आवर्ती बहुभुजी कहलाता है। बस, और इसके बाद में छोटा सा ग्राफ बना करके दिखाएंगे और फिर आपका समाप्त एक हो जाए और पढ़ लेंगे ताकि आपको चिंता करने की कोई दिक्कत ना हो। आवर्ती बहुभुज समझ में आया? सीधी सी बात है कि जो आंकड़े अपने पास दोनों विधियों से वर्गीकरण किए गए उस वर्गीकरण को हम एक ग्राफ पर प्रदर्शित कर देंगे, वो क्या कहलाएगा? आवर्ती बहुभुज कहलाएगा। इसमें थोड़ा सा और समझने हम लोग हैं, तो इसमें क्या होता है? सर्वप्रथम एक ग्राफ पेपर होता है। क्या होता है? ये कि ग्राफ है, ग्राफ पेपर होता है और उस ग्राफ पेपर में 2 सीमाएं होती है। एक तो होता है क्षैतिज अक्ष, जिसे आप लोग कहते हैं, जिसे हम सीधी भाषा में कहते हैं
समान स्तर है। क्या कहते हैं हम लोग? क्षैतिज अक्ष को बोलते हैं समान स्तर। जैसे अपना ग्राफ होगा उसमें एक ये स्तर होगा, इसे बोलते हैं हम लोग समान या क्षैतिज। और एक अपने ग्राफ में ये होता है, इसे बोलते हैं हम लोग ऊर्ध्वाधर। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। थोड़ा इसको लिख लेते फिर समझते हैं। तो ग्राफ पेपर में क्षैतिज अक्ष जिसे हम बोलते हैं समानांतर अक्ष, सॉरी समानांतर स्तर है, इस पर तो हम लिखते हैं वर्ग अंतराल। क्या लिखते हैं? वर्ग अंतराल के हमने जो भी वर्ग बनाया था वो वर्ग यहां लिखेंगे। जैसे 10 से 20 का, 20 से 50 का, या वर्ष देखे तो 1951, 52, 55, 60, 100 वो यहां लिखते हैं। यानी जो भी वर्ग होगा, वर्ग अंतराल होगा, वो यहां लिखा जाएगा, अक्ष पर लिखा जाएगा, समानांतर क्षैतिज अक्ष पर। और जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ऊर्ध्वाधर अक्ष पर लिखी जाएगी। बस ये याद रखना आपको। तो वर्ग अंतराल तथा ऊर्ध्वाधर अक्ष, जो ये होता है अपना ऊर्ध्वाधर अक्ष ऊपर से नीचे, तो इसको बोलते हैं ऊपर से नीचे। ऊर्ध्वाधर का अर्थ होता है ऊपर से नीचे, यानी जो समान लेवल का होता है उसे क्षैतिज अक्ष बोलते हैं। और जो ऊपर से नीचे होता है, ये ऊपर से नीचे वाला, इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष। तो ऊर्ध्वाधर अक्ष पर, और इस ऊर्ध्वाधर अक्ष पर हम क्या लिखेंगे? आवर्ती जिसे हम बोलते हैं सीधी भाषा में ऐप है ना, या सीएफ जिसे बोल सकते हैं आप लोग। तो ऐप है। तो आवर्ती को दिखा करके एक हम क्या बनाते हैं? दंड आरेख बनाते हैं। और जो दंड आरेख बनाया जाता है वो क्या कहलाता है? आपका आवर्ती बहुभुज कहलाता है। और उस दंड आरेख को हम क्या करते हैं बाद में, तो उसको पूरा लिखते हैं हम लोग, ताकि आपको दोबारा समझने की जरूरत ना हो। तो आरेख बनाया जाता है, आरेख बनाया जाता है। और बाद में निर्मित जो भी दंड बनते हैं अपने पास में, निर्मित दंडों की ऊपरी सीमा, निर्मित दंडों की ऊपरी जो सीमा होती है, जहां पर हम डॉट लगा करके बनाएंगे, ऊपरी सीमा या जिसे बोलते हैं बिंदुओं, तो ऊपरी सीमाओं के निर्मित दंडों की ऊपरी भुजा या सीमा एक ही बात है। तो ऊपरी भुजा के मध्य में हम क्या बनाएंगे? एक बिंदु लगा देंगे। तो बिंदुओं को सीधी रेखाओं द्वारा मिला दिया जाता है। मिला दिया जाता है। यह आवर्ती बहुभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? यह आवर्ती बहुभुज कहलाता है। और इसे हम क्या कह सकते हैं? बारंबारता बहुभुज भी कह सकते हैं। बारंबारता बहुभुज भी हम इसे कह सकते हैं। यह ग्राफ क्या होता है? जो ग्राफ बनेगा यह 2 से अधिक आवर्तियों के वितरण की तुलना में सहायक होता है। आप याद रखो तो ठीक है। नहीं है अगर आपको एग्जाम में पूछे सीधी भाषा में कि आवर्ती बहुभुज क्या होता है, तो आपको तो एक लाइन याद रखनी है कि वर्गीकरण की 2 विधियां हैं, कि अपवर्जी विधि या समावेशी विधि से जो भी अपने पास में डाटा या संख्या आती है, उस संख्या को आलेख में, या याद रखो मूल रूप प्रतिशत याद रखो तो और भी बढ़िया बात है, कि दोनों विधियों के द्वारा जो भी आंकड़े होते हैं उन आंकड़ों को मूल रूप में या प्रतिशत में बदल करके आलेख यानी ग्राफ के द्वारा हम प्रदर्शित कर देते हैं, निरूपित कर देते हैं, वही क्या कहलाता है? आवर्ती बहुभुज कहलाता है। इसमें ग्राफ पेपर होता है, मानो ये ग्राफ पेपर है, इस ग्राफ पेपर पर एक होता है क्षैतिज यानी होता है समान। तो जो समान स्तर होता है उस समान स्तर पर हमेशा वर्ग अंतराल रखते हैं, यानी वर्ष रख सकते हैं 1951, 52, 50, 2011, या वर्ग 25 से 30, 20, 25 जो भी कुछ है वो। और एक होती है ऊर्ध्वाधर अक्ष, ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर से नीचे। तो ये वाला जो अक्ष होगा, जैसे ये मान लो ग्राफ है, तो ये आपको ग्राफ दिख रहा होगा, यह आपका क्षैतिज स्तर है, ये क्षैतिज अक्ष पर आपके अंतराल लिखे हुए हैं, और यह है ऊर्ध्वाधर अक्ष। इस ऊर्ध्वाधर अक्ष पर क्या लिखा हुआ है? आपकी संख्या रखी हुई है। तो आवर्ती आप दिखाते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष पर, और एक दंड आरेख बनाया जाएगा। निर्मित दंडों के जो ऊपरी भुजा आएगी उसके मध्य में हम बिंदु बनाएंगे, उन बिंदुओं को एक सीधी रेखा द्वारा मिला दिया जाएगा, वही क्या कहलाएगा? आवर्ती बहुभुज कहलाता है। अब हम इसका आवर्ती बहुभुज आपको बना करके बताते हैं कि किस प्रकार आवर्ती का बहुभुज बनता है। 1 मिनट के लिए इस ग्राफ के बारे से इसके द्वारा समझते हम लोग कि आवर्ती बहुभुज क्या होता है। कि आवर्ती बहुभुज वही होता है कि जैसे मानो कि अपवर्जी विधि है, अपवर्जी विधि द्वारा अपने पास डाटा आ गए,
अब हम इस डाटा को मूल रूप में जिस प्रकार अपने पास ऐप निकल करके आया, इस ऐप को तो जो आवर्ती बहुभुज होता है उसमें ऐप बनता है और एक और ग्राफ बनाएंगे, उसमें ओजायु बनेगा, उसमें शेप बनेगा ना, बस फिर आपका काम क्लास है पूरी टॉपिक का। तो ये हो गया कि ये अपवर्ती विधि द्वारा अपने पास डाटा आ गया। अब हम इसे मूल रूप में क्या करेंगे, ग्राफ पर बनाएंगे, वो क्या कहलाएगा, आवर्ती बहुभुज कहलाएगा। ठीक है, ये होता है क्षैतिज अक्ष, यानी ये क्षैतिज अक्ष हो गया, इसमें वर्ग अंतराल लिखा जाएगा। ये ऊर्ध्वाधर अक्ष है, इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष, जो ऊपर से नीचे होता है, इसमें ऐप यानी जो आवर्ती होती है या विद्यार्थियों की संख्या होती है, ये लिखी जाती है। अब हम देखते हैं कि 0 से 10 के बीच में है 4, तो ये 0 से 10 का पहला हो गया और 4 है, तो ये मध्य में डॉट लगा दिया हमने। दूसरा देखते हैं 10 से 20 के आवर्ती 5 है, तो 10 से 20 का कॉलम है और इसमें आवर्ती देखते हैं, जैसे ये 6 है तो इनके मध्य में लगा, तो ये लगा दिया 5, जैसे यहाँ 5 मान सकते हैं हम लोग, अगर एक की गिनती करें तो 5 है। और इसके बाद देखते हैं 20 से 30 के भी 5 है, तो 20 से 30 की भी हम लगा सकते हैं कैसे 5 में। फिर 30 से 40 में हम लोग देखते हैं तो 7 है, तो 30 से 40 वाले कॉलम में हमें लगाना है, ये 6 है और 6 से ऊपर बीच में 7 हो गया। फिर 40 से 50 में 6 है अपने पास में, तो ये हम लगा सकते हैं कि ये 40 से 50 का और ये 6 का हो गया, तो ये 6 लगा दिया। फिर इसके बाद में अपने पास में 10 है, तो सीधा ये ऊपर हो गया 10 हो गया। इसके बाद में अपने पास 8 है, तो ये 8 हो गया, ये यहाँ पर हमने 8 लगा दिया। इसके बाद में अपने पास 6 है, तो हमने ये 6 लगा लिया। और इसके बाद में अपने पास 5 है, तो हमने ये यहाँ पर 5 लगा लिया। और उसके बाद में अपने पास में 4 है, ये हमने 4 लगा लिया। ये अपने पास जो आवर्ती थी उसको ये रख लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, रेखा द्वारा मिला देंगे कि यहाँ से ये मिला दिया, यहाँ से ये मिला दिया, ये मिला दिया। ये बस ये है कि जिस इन्हीं के अनुसार मिला, पहले ये नहीं कि यहाँ से पहले यहाँ मिला दिया मिला दिया, पहले इससे इसमें जाएंगे, इससे इस वाले में जाएंगे, भले ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे जा रहा हो, ठीक है, किस प्रकार से भी जा सकता है। फिर इसे यहाँ मिला दिया, फिर यहाँ मिला दिया, यहाँ मिला दिया, यहाँ मिला दिया और ये मिला दिया। ये जो ग्राफ बन करके निकल करके आता है, ये आपका आवर्ती बहुभुज कहलाता है। क्या कहलाता है, ये आपका आवर्ती बहुभुज। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा, नहीं आया हो तो आना चाहिए था, कि ये तो आवर्ती का बहुभुज है, इसी प्रकार आपको पता था कि अपवर्जी और समावेशी विधि के द्वारा एक डाटा और निकल करके आ रहा था, जिसे हम कह रहे थे सी एफ कह रहे थे ना। तो सी एफ जिस सी एफ को डाटा को इस पे प्रदर्शित करते हैं उसे बोलते हैं हम लोग ओजाई वक्र। अगर ऐप को प्रदर्शित कर रहे हैं तो आवर्ती बहुभुज कहलाएगा, अगर सी एफ को ग्राफ पर बना रहे हैं तो फिर वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका ओजाई वक्र। वो ओजाई वक्र दो प्रकार से करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे। पहले आवर्ती बहुभुज समझ लो आप लोग कि वर्ग अंतराल है, ये अपवर्जी विधि या समावेशी विधि से भी हो सकता था। ये अपने पास डाटा आया, इसको हम मूल रूप में किस पर प्रदर्शित कर दिया, ग्राफ पर बना दिए। ये ग्राफ क्या कहलाता है, आवर्ती बहुभुज कहलाता है। इसमें ये क्षैतिज स्तर होता है, यहाँ पर वर्ष या वर्ग अंतराल रखा जाता है। ये ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है, यहाँ पर ये आवर्ती जो विद्यार्थियों की संख्या कुछ भी कहे जो ऐप होता है वो रखा जाता है। फिर इनको डॉट से मिलाते हैं और फिर बाद में जो सीधी रेखा बनती है। ये तो आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा कैसा, या यही पूछ सकता है क्योंकि किताब का क्वेश्चन है, तो ये सारणी दे देगा और कहेगा कि इसका आवर्ती बहुभुज बनाओ, तो आपको आवर्ती बहुभुज इस प्रकार बनाना है। ग्राफ दे दे वो तो ठीक है, नहीं तो कॉपी में भी आपको इस प्रकार बनाना है। क्वेश्चन दे सकता है वो, मान लो डीप क्वेश्चन देना चाहिए, क्योंकि वो कम से कम 5-7 स्कूलों का लेकर के आएगा, अपने जो एरिया में आएगा वो एक ही एग्जामिनर आएगा, तो वो 2-5 स्कूलों का लेकर के आएगा, तो उसको पता चलेगा इस साल सभी कोई प्राथमिक आंकड़े द्वितीयक आंकड़े पूछ लिया, तो इनको कुछ और पूछते हैं, तो ऐसा पर्सन देकर के बता देगा कि आवर्ती बहुभुज को समझाओ या इस निम्न सारणी का आवर्ती बहुभुज बनाओ, तो आवर्ती बहुभुज इस प्रकार बनेगा। अब हम बनाते हैं सीएफ का बहुभुज या सीएफ का ग्राफ से बोलते हैं ओजायु। क्या बोलते हैं उसे, ओजायु। तो हम इसे थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि अपना वीडियो लंबा ना हो। तो यह है अपना ओजायु। तो ओजायु किसे कहते हैं, तो आपको सीधा अगर वो पूछे कि ओजायु किसे कहते हैं, तो ओजायु कहलाता है जो सीएफ से यानी जो संचय आवर्ती के द्वारा जो प्राप्त किया जाने वाला जो वक्र होता है वो ओजायु वक्र कहलाता है। अगर आवर्ती के द्वारा प्राप्त किया जाने वाला वक्र क्या कहलाता है, आवर्ती बहुभुज कहलाता है। सीधी परिभाषा याद रख सकते हो आप लोग कि जो आवर्ती के द्वारा प्राप्त किया जाएगा केवल ऐप के द्वारा, कि केवल आवर्ती के द्वारा प्राप्त होगा वो तो आवर्ती बहुभुज होगा, और जो संचय आवर्ती के द्वारा होगा वो ओजायु वक्र कहलाएगा। ओजायु वक्र कहलाएगा। पूछ लेना, आवर्ती के द्वारा जो प्राप्त होगा आवर्ती बहुभुज, और सीएफ के द्वारा होगा वो ओजायु वक्र कहलाता है। तो ओजायु वक्र में आपको याद रखना है ओजायु किसे कहते हैं, जो सीएफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, वो ओजायु वक्र कहलाता है। इस ओजायु का निर्माण हम दो विधियों से कर सकते हैं। एक तो होती है कमतर विधि
वो एक होती है अधिकतर विधि। अभी तो नाम को विधि है, इसे जबरदस्ती नाम दे रखे हैं। कमतर विधि होती है जो निम्न से उच्च की ओर चलती है, और अधिकतर विधि है जो ये उच्च से निम्न की ओर चलेगी। तो हम पढ़ते हैं कमतर विधि क्या होती है। कमतर विधि नाम से पता चल रहा है कि इस विधि में, कमतर विधि में, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हुआ, लेकिन मैं 100% गारंटी के साथ आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन दोनों क्लासों को देखने के बाद में आपका 5 नंबर के क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले, आपको बहुत बड़ा विश्वास आएगा। जब एग्जाम में बैठोगे तो मैं जरूर याद आऊंगा कि इस विधि में वर्गों की उच्च सीमा से आलेख निर्माण होता है, आलेख निर्माण होता है। या शुरू करते हैं पिछले वर्ग की आवर्ती जोड़ करके जो सीएफ निकालते, सीएफ बोलते हैं, तो उसमें पिछले वर्ग की आवर्ती जोड़ करके अगले वर्ग की आवर्ती निकाली जाती। तो पिछले वर्ग की आवर्ती जोड़कर अगला वर्ग प्राप्त किया जाता है, जिस प्रकार हमने सीएफ प्राप्त कर रहे थे पिछली बार। इसमें कमतर विधि में उभरता हुआ वक्र या निम्न से उच्चतर की ओर प्राप्त होता है। जो वक्र होगा वो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। एक होती है अधिकतर विधि, वो अधिक से नीचे की ओर आएगा, बस ये अंतर, इसमें कुछ भी नहीं है। अधिकतर विधि है। इस विधि में आलेख निर्माण वर्ग की निम्न सीमा से शुरू होता है। इस विधि में जो आलेख का निर्माण होता है, यानी ग्राफ का जो निर्माण होता है, निर्माण वर्ग की निम्न सीमा से शुरू होता है, या शुरू करते हैं। इसमें संचय आवर्ती से वर्ग की आवर्ती को घटा दिया जाता है। वर्ग की आवर्ती को घटा दिया जाता है, और इसमें गिरता हुआ या उच्च से निम्न तर की ओर वक्र प्राप्त होता है। निम्नतर वक्र प्राप्त होता है। यह विधि होती है। जो ओजायु होता है, ओजायु सीएफ के द्वारा प्राप्त किया जाता है। दो विधियां होती है, कमतर विधि और अधिकतर विधि होती है। कमतर विधि में क्या होता है, बस ये याद रखना, नाम इसका कमतर है लेकिन वर्ग की उच्च सीमा होती है, और इसका नाम अधिकतर है लेकिन इसमें वर्ग की निम्न सीमा होती है। इसलिए याद रखना कि इस विधि में वर्ग की उच्च सीमा से आलेख निर्माण होता है। पिछले वर्ग की आवर्ती जोड़ करके अगला वर्ग सीएफ जो हम प्राप्त कर रहे थे, 5 में 2 जोड़ करके हमने 7 प्राप्त किया था, उसी प्रकार होगा कि अगला वर्ग प्राप्त करते इसमें उभरता हुआ या निम्न से उच्चतर की ओर वक्र प्राप्त होगा। यह होती है अधिकतर विधि। इस विधि में आलेख का निर्माण वर्ग की निम्न सीमा से शुरू होता है। इसमें संचय आवर्ती में वर्ग की आवर्ती को घटा दिया जाता है, वो मैं आपको समझाऊंगा किस प्रकार होता है। इसमें गिरता हुआ वक्र प्राप्त होता है। अब हम एक क्वेश्चन के द्वारा इसको समझेंगे और आज की क्लास लास्ट है। और अपना जो पहला टॉपिक था आंकड़े, स्रोत और संकलन, ये अपना आज समाप्त हो जाएगा। तो यह है अपना ओजायु वक्र। इसमें कोई डाटा दिया गया है, आपको वर्ग अंतराल देगा और उसमें आपको सेब कमतर विधि से निकालना और ये अधिकतर विधि से निकालना। ये मैंने सीधी सारणी बना दी, वो शायद आपको सारणी बना करके न दे, लेकिन क्योंकि एग्जामिनर हाथ से लिखवाएगा तो इतना तो लिखवाना पॉसिबल है नहीं उसके पास में कि वो एक संख्या को वो ऐसे लिखवाएगा ना। अगर ऐसे प्राप्त करनी हो तो सेब तो आप सीधे निकालोगे, जैसे संख्या होगी उसमें से 10 और 0 और 10 के बीच में कितनी संख्या है, 4 है। इसमें यह होता है कि 0 से और 10 से कम, मतलब 10 से कम कितनी संख्या है, 4 है।
20 से कम 9 है, क्योंकि 4 तो ये जुड़ती है और 10 से 20 के बीच में 5 संख्या वो होती है, 9 जुड़ती है। 30 से कम में ये दोनों संख्या भी जुड़ेगी और जो 20 से 30 के मध्य में होगी वो भी जुड़ेगी। 40 तक की ऊपर वाली सारी संख्या जुड़ेगी, 50 में ऊपर वाली जुड़ती है, इसी प्रकार है। तो अगर हम इस डाटा में देखें तो 40 से 50 के मध्य में केवल 6 संख्या है, क्योंकि 21 तक तो 40 तक ही थी ना। यह आपको सीधा देगा, और अगर नहीं दे तो अगर आपको संख्या दे पहले आप कमतर विधि से निकाल लेना और इसका उल्टा कर देना, यह अधिकतर विधि होती है। इसमें देखो टोटल संख्या कितनी 60 है, 60 में से 4 निकालो 56 प्राप्त होते हैं, 60 में से 9 निकालो 51 होते हैं, 60 में से 14 निकालो 46 प्राप्त होते हैं, 60 में से 21 निकालो तो 39 प्राप्त होते हैं, 60 में 27 निकालेंगे 33 प्राप्त होंगे, 60 में से 45 निकालेंगे 23 प्राप्त होंगे। मतलब ये उल्टा निकालना आपको और ये निकल के आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आता तो मैं या आपको सीधी सी भाषा में इसको आप लोग अपनी पासबुक में दिया हुआ है और अपनी किताब में दिया, वहां से और अच्छे समझ सकते हो आप लोग। मैंने समय अभाव के कारण सीधा बना दिया आप लोगों के। अब ये होता है कि ये वर्ग अंतराल है और इसमें आपको एक तो कमतर विधि से बनाना और एक अधिकतर विधि से बनाना है। कमतर विधि से कैसे बनेगा, जैसे 0 से 10 देखते हैं तो 4 है। अब हमें पता था कि इसमें 60 तक की संख्या है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं कि 1 2 3 4 60, तो हम 10 का एक जो खाना होगा अगर आपको उसको 10 मानेंगे तो 10 मान लिया। और वर्ग अंतराल 100 तक है तो यहाँ पर भी 10 से 10 हो गया ना। अपना ये अक्ष होता है, वाई होता है, जो भी लिखेंगे आप लोग लिख देंगे। अब पहला वर्ग है, पहले वर्ग में कमतर विधि से हम बना रहे हैं तो 0 से 10 के मध्य में 4 होगा, तो देखो इसमें 10 रेखा होगी तो लगभग 0 से मध्य में 4 यहां मान लेते हैं हम लोग। दूसरे में है 9 तो लगभग 10 से ऊपर नीचे 9 हो जाएगा। उसी प्रकार तीसरे में है 14 तो यानी 20 से लगभग यहां हो जाएगा। उसी प्रकार अगले में है 21 तो 20 से ऊपर ले थोड़ा यहां हो जाएगा। 21 के बाद में 27 है तो थोड़ा सा यहां हो जाएगा। 27 के बाद में 37 है तो 37 से 30 के ऊपर चले तो यहां पर हो जाएगा। उसके बाद में इसमें 45 है तो लगभग यहाँ ले लो 45। उसके बाद में यहाँ पर 51 है तो लगभग 51 यहाँ हो जाएगा। 56 है तो लगभग इधर देखो 56 यहाँ पर हो जाएगा, ये 56 है और इसमें 60 है तो लगभग 60 यहाँ पर हो जाएगा। ये हो गया कमतरण। अब इसको मिला लेंगे हम लोग, ये 4 ये मिल गया, ये मिल गया, ये होता है आपका निम्न से उच्चतर की ओर जो वक्र होगा, ये है कमतर विधि। कमतर विधि अगर अकेले कमतर विधि से पूछे तो ये हो जाएगा, ये आपको ऐसा देगा, उसको आपको ये बनाना, ये कमतर विधि। अगर अधिकतर विधि से पूछे तो देखते हैं कि 0 से 10 के मध्य में 60 है तो इसमें कौन सी जगह आएगी, 60 लगभग यहां से स्टार्ट होगा। 60 के बाद में 56 है तो लगभग इसमें 56 है यहां पर होगा। 56 के बाद में 51 है तीसरे में तो 51 यहां ले लो। 51 के बाद में आपका 46 है तो आप यहां ले लो। मतलब उसमें तो रेखा देगी, आप लोग सही मिला लोगे इसमें से। फिर आप 39 तो इसको यहां ले सकते हो। इसके बाद में 33 है तो इसको यहां ले सकते हो। मतलब इसको देख करके लेना, आपको ऐसे नहीं अंदाज से ले लिया। ये 15 हो गया, ये आपका 9 हो गया और ये आपका 4 हो गया। ठीक है, ये मिला लेते हैं हम लोग। ये 60 हो गया, ये मिलता मिलते 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 ये अगर ये होगा कैसे वक्र आ रहा है तो ये होता है अधिकतर विधि और ये होती है कमतर विधि। अगर दोनों को साथ में बनाए तो इसे बोलते हैं संयुक्त वक्र। क्या बोलते हैं इसे, संयुक्त वक्र भी कह सकते हैं। संयुक्त वक्र या संयुक्त ओजायु वक्र है, ओजायु वक्र। और ये है ओजायु आपका ओजायु। अब आपकी क्लास यहां समाप्त होती है और मैं आपको 100% लिख करके देता हूं कि इस 2 क्लासों को देखने के बाद आपका एक तो 4 नंबर का टेस्ट का क्वेश्चन और 1 नंबर का जो इंटरव्यू का क्वेश्चन है, साक्षात्कार का क्वेश्चन है, ये लिखित है और ये जो मौखिक है, ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसी अपनी 2 क्लासों में से 100% देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा किताब से समझना, ये थोड़ा बड़ा था, मैंने शॉर्ट रूप में कर दिया कि अधिकतर विधि है तो ऊपर से नीचे जाएगी, कमतर है तो ऊपर से नीचे जाएगी। ये सारणी बना करके देगा वो आपको कि इस सीएफ का कमतर विधि से ओजायु वक्र बनाओ, अधिकतर विधि से ओजायु वक्र बनाओ, ये दोनों देगा तो संयुक्त ओजायु वक्र बनाओ। ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हमने देखा तो 2 क्लासेज देखी और 2 क्लासेज में हमने पूरा पाठ पढ़ा। इसमें आपको देखो मुख्य अगर क्वेश्चन कोई बन सकता है टेस्ट में, तो टेस्ट में बन सकता है कि आंकड़े किसे कहते हैं, आंकड़ों की सहायता क्यों पड़ी, या सीधा पूछ सकता है आंकड़े किसे कहते हैं, प्राथमिक या द्वितीयक विधियों के बारे में बताओ, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको टेस्ट में वो पूछ सकता है कि आवर्ती जो दूसरा क्वेश्चन कहा, ये दूसरा क्वेश्चन कि आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाता है या कितनी विधियों द्वारा होता है, या आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण समझाओ, या 2011 की जनगणना ये दे देगा आपको डाटा और आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण समझाओ, या आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण समझाओ सीधा, तो आपको तीनों विधियों से समझाना होगा। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है।
तीसरा विधि में हो सकता है कि आंकड़ों का जो प्रस्तुतिकरण है, उसके बाद में आंकड़ों का वर्गीकरण समझाओ, तो आंकड़ों का वर्गीकरण आप लोग उस फॉर एंड क्रॉस विधि से समझा सकते हो। इसके बाद में आपको वो दे सकता है कि संचयी आवर्ती देगा और इसका आवर्ती बहुभुज बनाओ और आगे को शेप दे करके आपका ओजाई वक्र बनाओ। इन 5-6 क्वेश्चनों के अलावा आपके पास क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको क्वेश्चन पूछना होगा 4 नंबर का क्वेश्चन लगभग है कि 4 नंबर का वो छोटा क्वेश्चन पूछ नहीं सकता। अगर वो मौखिक में पूछना चाहे तो मौखिक में उसके पास पूछेगा कि आंकड़े क्या है, आप आंकड़े के बारे में क्या जानते हो, आंकड़ों की आवश्यकता क्यों पड़ी। तीसरा, आंकड़ों की स्रोत कितनी है, विधियां कितनी है, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े किन्हें कहते हैं, द्वितीयक आंकड़े किन्हें कहते हैं, प्राथमिक आंकड़ों की कौन कौन सी विधियां हैं, द्वितीयक आंकड़े की कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, फिर विधियों में कुछ छोटी मोटी जानकारी पूछ सकता है, जैसे प्रश्नावली क्या हो सकती है, अनुसूची क्या हो सकती है ना, सरकारी संगठन में कौन कौन आते हैं, अंतरराष्ट्रीय में कौन कौन सी संस्थाएं आती है। इसके बाद में वो पूछ सकता है आपको सूचकांक का सूत्र क्या है, सूचकांक परिकलन क्या होता है, छोटा सा। तो फिर पूछ सकता है आंकड़े वर्गीकरण की कोई विधि का नाम बताओ, तो आप फॉर एंड क्रॉस विधि का नाम बता सकते हो। इसके बाद में वो आपको पूछ सकता है आवर्ती वितरण कितने प्रकार से होता है, तो आवर्ती वितरण 2 प्रकार से होता है, एक तो साधारण आवर्ती जिसे फ्रीक्वेंसी आप कहते हैं, और एक होता है संचयी आवर्ती जिसे शेप कहते हैं। इसके बाद में पूछ सकता है वो आवर्ती वितरण की विधियां कितनी है, तो 2 विधियां हैं, अपवर्जी विधि और समावेशी विधि। उसमें ये पूछ सकता है अच्छा एग्जामिनर आए थे कि अपवर्जी विधि क्या होती है और समावेशी विधि क्या होती है। तो अपवर्जी विधि में आपको बताना है कि एक वर्ग होता है, उसकी वर्ग की ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा बन जाती है, लेकिन अगर एक संख्या दोनों वर्गों में प्रदर्शित होती है, लेकिन वो अगर वो संख्या आती है तो निम्न वर्ग वाली सीमा में उस संख्या को स्थान देते हैं, जबकि जो समावेशी संख्या होती है उसमें एक का अंतर होता है और उसमें जितनी वर्ग होता है उस वर्ग के समान रखे जाते हैं, अंक रखे जाते हैं। इसके बाद में आवर्ती बहुभुज किसका बनाया जाता है, तो जो एफ होती है, साधारण आवर्ती होती है सॉरी, उसका आवर्ती बहुभुज बनाया जाता है। यानी जो भी विधि द्वारा अपने पास एफ निकल करके आता है उसको ग्राफ पर प्रदर्शित करना होता है। ओजाई वक्र कहते हैं कि जो संचयी आवर्ती होती है उसको ग्राफ पर दिखाना ओजाई वक्र कहलाता है। ओजाई वक्र 2 विधियों से होता है, कमतर विधि और अधिकतर विधि। कमतर विधि में नीचे से ऊपर की ओर वक्र प्राप्त होता है और अधिकतर विधि में ऊपर से नीचे को प्राप्त होता है। और ये आपका समाप्त हो गया। जय हिंद, जय भारत। और लिख करके ले लो कि आपका इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जय सीपी सर का वादा है।